ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आई हूँ जिसके क्वेश्चंस को अधिकतर आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखते होंगे। आज आप जानोगे कि पादप हार्मोन होते क्या है और यहाँ तक कि उस फल के झड़ने का रीजन क्या है। कुछ ऐसे होंगे जो उसकी वृद्धि कर रहा है, कुछ ऐसे होंगे फलों को पका रहा है और उनको इस अवस्था में बनाए रखने के लिए जिम्मेदार कौन है, उनमें उपस्थित एब्सिसिक एसिड। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे से परिवार बिहार बोर्ड टॉपर्स विद्याकुल में। मैं शालिनी आपकी बायोलॉजी एजुकेटर आज आप सभी के लिए एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आई हूँ जिसके क्वेश्चंस को अधिकतर आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखते होंगे। और अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हो और पादपों के बारे में जानने के लिए इंटरेस्टेड हो तो कहीं ना कहीं ये आपके इंटरेस्ट को और ज्यादा बढ़ाएगा भी, क्योंकि आज का मेरा टॉपिक है पादप हार्मोन के बारे में। आज आप जानोगे कि पादप हार्मोन होते क्या है और ये पादपों में क्या कार्य करते हैं और कौन कौन से होते हैं। आप सभी को पता है, अगर हम मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में भी आपने हार्मोन के बारे में सुना है, जो कि कहीं ना कहीं मनुष्य में उनकी शारीरिक गतिविधियां या उनकी वृद्धि, विकास या और प्रकार की क्रियाविधि के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो ठीक जिस तरीके से मनुष्य के शरीर में ये हार्मोन अलग अलग प्रकार के कार्य करते हैं, पादपों में भी ये हार्मोन्स रासायनिक पदार्थ होते हैं जो कि उनकी वृद्धि, विकास और अन्य जो शारीरिक क्रियाएं होती हैं उनको करने में जिम्मेदार होती है। तो एक बार आज के इस टॉपिक पादप हार्मोन को पढ़ने से पहले आप सभी के सभी इस वीडियो के लिंक को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। तो चलिए हम बात करते हैं पादप हार्मोन के बारे में। जैसा कि मैंने अभी अभी कहा कि जो आपके पादप हार्मोन्स होते हैं वो आपके रासायनिक पदार्थ होते हैं पादपों के अंदर, और ये रासायनिक पदार्थ उस पादप में पाए जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये उस पादप की वृद्धि, विकास और जो भी उनकी शारीरिक क्रियाएं होती है उन सभी के लिए जिम्मेदार होती है। यानी कि जैसे कि पादपों की जड़ों में वृद्धि हो रही है, उनके तनों में वृद्धि हो रही है, उनमें नए अंगों का निर्माण हो रहा है, उनमें फूल बन रहे हैं, उनमें फल बन रहे हैं, यहाँ तक कि उस फल के झड़ने का रीजन क्या है, कौन सा हार्मोन फल को झड़ा रहा है, कौन सा उस फल को पकने के बाद भी उसी पर लटकाए रख रहा है, ये सारा का सारा खेल होता है पादप में पाए जाने वाले हार्मोन का। तो यही हम जानेंगे। तो आपके इन सभी काम के लिए पौधे के पकने के, पौधों में फलों के पकने का, फूल लगने का, वृद्धि विकास के लिए, इन सब के लिए पादपों में अलग अलग प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं। तो मुख्य रूप से अगर आप देखोगे तो पादप में जो हार्मोन होते हैं वो आपके यहाँ पर इतने प्रकार के लगभग आप देख सकते हो 7 प्रकार के आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं। जैसे कि इसमें आपका सबसे पहले आपका जैसे आपको ऑक्सिन पढ़ना है, दूसरा आपका जिब्रेलिन होता है, तीसरा आपका जैसे साइटोकाइनिन होगा, चौथा हम एथिलीन कहेंगे, पांचवा एब्सिसिक एसिड होगा, छठवां अगर देखेंगे तो फ्लोरिजन होगा और सातवां आपका क्रोमैटिन हार्मोन्स होगा। तो ये 7 प्रकार के हार्मोन्स है जो कि पादपों में अलग अलग काम करते हैं। कुछ ऐसे होंगे जो उसकी वृद्धि कर रहा है, कुछ ऐसे होंगे फलों को पका रहा है, फूल लगा रहा है, फूल को झड़ा रहा है, पुराने अंगों की मरम्मत कर रहा है, या फिर अगर घाव हो गया उसकी मरम्मत कर रहा है। तो ये सारे कहीं ना कहीं उन काम के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो चलिए अब एक एक करके इन हार्मोन्स के बारे में जानते हैं और इनका क्या पादपों में काम होता है इसके बारे में पता करते हैं। सबसे पहले हम जैसा कि यहाँ पर देख ही सकते हैं ऑक्सिन की बात करते हैं। तो ऑक्सिन आपके पादप हार्मोन्स है जो कि आपके इसके अगर कार्य की बात करें तो पादपों में ये उपस्थित है और इसका काम होता है कोशिका वृद्धि और विभाजन को बढ़ावा देता है। आप देखोगे एक प्लांट है तो इस प्लांट में वृद्धि कैसे होगी, जब इस प्लांट की कोशिकाएं विभाजन करेगी। तो जब ये विभाजन करेगी तो अभी तक ये प्लांट इतना लंबा था, जैसे कोशिकाओं ने विभाजन करा तो इसका क्या हो गया, साइज बढ़ गया। तो यहाँ पर किसके कारण ये कोशिका विभाजन को बढ़ावा दे रहा है, तो जब कोशिका विभाजन होगा तो नॉर्मल सी बात है कि उसकी क्या होगी, यहाँ पर वृद्धि भी होगी। तो ऑक्सिन का ये काम होता है। इसके अलावा शीर्ष प्रस्थानता है ना, शीर्ष प्रस्थानता को नियंत्रित करता है। शीर्ष में कितना कोशिका विभाजन होना है, शीर्ष भाग यानी कि यहाँ पर कितना कोशिका विभाजन या इस पौधे की इस तने की लंबाई कितनी होनी है, इन सब का नियंत्रण किसके पास होगा, आपके ऑक्सिन के पास होगा। जड़ बनाने में सहायता करता है,
फलों के विकास में सहायता करता है, ये सारा काम आपके ऑक्सीन का होता है। और इसके उदाहरण में याद रखोगे जो आपका इंडोल एसिटिक एसिड होता है जिसे हम IAA के नाम से जानते हैं, ये आपके ऑक्सीन का एग्जाम्पल है कृत्रिम रूप से। इसके अलावा इंडोल ब्यूटेरिक एसिड होता है, ये भी आपका क्या है, एक प्रकार का ऑक्सीन होता है। अब यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हो तो यहाँ पर सब कुछ आपके ऑक्सीन का काम दिख रहा है। रूट ग्रोथ कर रहा है, इसके अलावा आप देखोगे इसमें एपिकल ग्रोथ भी होती है, ऊपर वाले पार्ट को ग्रो कर रहा है। जब कोशिका विभाजन होगा तो यहाँ पर पौधे की लंबाई वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है ऑक्सीन। क्लियर बात। दूसरे हार्मोन्स की बात करते हैं तो दूसरा हार्मोन्स आपका जिब्रेलिन होता है। अब जिब्रेलिन का काम भी कहीं ना कहीं ऑक्सीन के साथ मैच हो रहा है, तो ये भी तने की लंबाई को बढ़ाता है। इसके अलावा जो भी उस पादप में बीज और कली के अंकुरण को प्रेरित करता है, यानी कि पादप में बीज कब बन रहा है, जब उसमें जिब्रेलिन भी उपस्थित है। तो बीज को बनने के लिए, उसको अंकुरित होने के लिए जिम्मेदार होता है आपका जिब्रेलिन। इसके अलावा फूलों और फलों के विकास में भी सहायक होता है, उनकी आकृति को बढ़ाने में भी सहायक होगा आपका जिब्रेलिन। इसके अलावा अगर देखें तो अगर कोई बौना पौधा होगा तो बौने पौधों को सामान्य ऊंचाई तक बढ़ाने में भी मदद करता है आपका जिब्रेलिन, जिसके एग्जाम्पल में GA3 जिब्रेलिन एसिड 3 आपका एग्जाम्पल होता है। इसके अलावा जिब्रेलिन एसिड 1 भी आपका एग्जाम्पल होगा। ठीक, तो ये आपका जिब्रेलिन है, आप देख रहे हो इसमें स्टेम इलोंगेशन, तने की लंबाई को बढ़ा रहा है। क्लियर। इसके अलावा फ्लावरिंग स्टिमुलेशन, यानी कि वो क्या कर रहा है, फलों या फूल को पकने के लिए उसमें विकास कर रहा है। ठीक, इसके अलावा सीड स्टिमुलेशन, यानी कि बीज के अंकुरण के लिए भी जिम्मेदार होता है। ठीक, चलिए तीसरे पादप हार्मोन्स की बात करें तो ये होता है आपका साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन आपका तीसरा प्रकार का पादप हार्मोन्स है, और अगर इसके मुख्य कार्य की बात करें तो ये कोशिका विभाजन को उत्तेजित करता है। तो कोशिका विभाजन अगर उत्तेजित हो रहा है तो ये भी वृद्धि विकास में सहायक होगा। इसके अलावा वृद्ध अवस्था को धीमा करता है। पादप आसानी से वृद्ध नहीं होता है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर उपस्थित होता है आपका साइटोकाइनिन नामक पादप हार्मोन। ये साइटोकाइनिन पादप हार्मोन उस पादप को आसानी से वृद्ध नहीं होने देगा, वृद्ध होने की गति को धीमा कर देता है, जिसके कारण पादप आसानी से वृद्ध नहीं होगा। इसके अलावा शाखाओं और कली के विकास को भी बढ़ावा दे रहा है। जो नई नई शाखाएं निकल रही है पादपों में उसके तने से होते हुए, तो उसको बनाने के लिए, उसके विकास के लिए जिम्मेदार होता है आपका साइटोकाइनिन। इसके अलावा जड़ों और तनों में वृद्धि को भी नियंत्रण करना है। जड़ में कितनी वृद्धि होनी चाहिए, कितना उसका विकास होना चाहिए तने में, ये सब का नियंत्रण आपके किसके कारण होता है, साइटोकाइनिन के कारण। तो आपने एक तरीके से देखा ऑक्सीन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन, ये तीनों कहीं ना कहीं कोशिका विभाजन नियंत्रित कर रहे हैं, उसको बढ़ावा दे रहे हैं। तो अगर कोशिका विभाजन हो रहा है तो कहीं ना कहीं पादपों में वृद्धि होगी। क्लियर बात है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इसका जो उदाहरण है आपका साइटोकाइनिन का, ये आपका आ जाता है जिएटिन और आपका किनेटिन। तो ये दोनों आपके एग्जाम्पल होंगे किसके, पादप हार्मोन्स आपके साइटोकाइनिन के। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो डिले ग्रोथ है ना, डिले कर रहा है, वृद्धावस्था को डिले कर रहा है। इसके अलावा आपका डिले लीव्स से, यानी कि पत्तियों के टूटने को भी डिले करेगा। इसके अलावा आप देख सकते हो ये वृद्धि के लिए, सेल डिवीजन के लिए जिम्मेदार है आपका साइटोकाइनिन। अब आ जाते हैं चौथा प्रकार। अब ये आपका एथिलीन होता है। ये आपका एक कैसा पादप हार्मोन्स है, गैसीय पादप हार्मोन्स है। मात्र एक है ना, मात्र एक आपका गैसीय पादप हार्मोन्स एथिलीन होता है। ये अपने दिमाग में बैठा दीजिए, एथिलीन एक गैसीय पादप हार्मोन्स है। मुख्य रूप से इसका काम होता है फलों को पकाना। ठीक, फलों को पकाने में बहुत ज्यादा यहाँ पर सहायक होता है। तो यहाँ पर फलों को पकाने में सहायक, एथिलीन को हम गैसीय रूप से फलों को पकाने में भी छिड़काव करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। पत्तियों और फूलों के झड़ने को नियंत्रित, आसानी से पत्तों को झड़ने नहीं देगा, फूलों को झड़ने नहीं देगा, तो उसका सारा नियंत्रण किसके पास है, एथिलीन हार्मोन्स के पास है। इसके अलावा अंकुरण और फूलन में सहायक, फूल लगना या अंकुरण करने में एथिलीन जिम्मेदार होगा। उसके अलावा तनाव के दौरान पौधों को प्रतिक्रिया देने में भी मदद करता है आपका एथिलीन।
तो एथिलीन आपका एग्जाम्पल में एथिलीन गैस जो होगी वो एक पादप हार्मोन है जो मुख्य रूप से आपके फलों के पकने में सहायक होता है। तो आप देख सकते हो एक पादप है, उसमें जो फल लग रहे हैं वो जो फल लगे हुए हैं उसको पकाने के लिए सहायक होगा आपका एथिलीन। पक कैसे रहे हैं? क्योंकि एथिलीन उपस्थित है। फिर आ जाओ अगला जो पादप हार्मोन है, ये आपका पादप हार्मोन जिसे हम एबिसिक एसिड कहते हैं। अब एबिसिक एसिड को ध्यान रखोगे, इसका नाम जो होगा वो तनाव हार्मोन्स होता है। तो पादप हार्मोन में आपका जो तनाव हार्मोन के नाम से जाना जाता है वो एबिसिक एसिड ही जाना जाता है। क्लियर? और गैसीय हार्मोन्स आपका एथिलीन जाना जाता है। यहाँ पर अगर देखिए तो एबिसिक एसिड क्या करता है? तनाव हार्मोन्स के रूप में काम करता है। तनाव हार्मोन्स यानी कि अगर क्या हो गई, पादप के आसपास कोई प्रतिकूल परिस्थितियां आ गई तो उस स्थिति में उस पादप को जिंदा रखने का, उन प्रतिकूल परिस्थितियों को सहन करने की क्षमता प्रदान करता है उस पादप में उपस्थित एबिसिक एसिड। क्लियर? उसके अलावा पत्तियों के झड़ने और बीजों की सुप्त अवस्था को भी बनाए रखता है। बीज आपने देखे कि बीज को सुप्त, बीज जब बनते हैं उसके बाद वो सुप्त अवस्था में चले जाते हैं, यानी कि जब तक बीज को अनुकूल वातावरण नहीं मिलता तब तक उससे नया पादप नहीं बनेगा। तो आपके घरों में भी आपने देखे जो चने डब्बों में पैक है चने, वो अभी सुप्त अवस्था में है। क्यों उपस्थित है? क्योंकि उनमें आपका एबिसिक एसिड है। जब उस बीज को एक प्रतिकूल अनुकूल वातावरण मिल जाएगा, आप उसको पानी दोगे, खाद दोगे, तो वो जो चना का बीज होगा वो क्या बन जाएगा? पादप बन जाएगा, है ना। तो वो अभी जो डब्बे में जितने भी आपकी दालें वगैरह, बीज वगैरह पैक है वो सारी की सारी सुप्त अवस्था में है और उनको इस अवस्था में बनाए रखने के लिए जिम्मेदार कौन है? उनमें उपस्थित एबिसिक एसिड। क्लियर बात? उसके अलावा स्ट्रोमेटा को बंद करके पानी की हानि को कम करता है। तो जैसे कि हम कहते हैं ना कुछ ऐसे मरुस्थलीय पादप है तो उसमें स्ट्रोमेटा बंद ही रहे तो ज्यादा अच्छा है, पानी की हानि नहीं होगी। या पादपों में स्ट्रोमेटा बंद करने के लिए एबिसिक एसिड जिम्मेदार होगा ताकि एक तरीके से ये जल हानि से बचा सके। स्ट्रोमेटा बंद रहेंगे तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया नहीं होगी और जिससे जल की हानि भी नहीं होगी। इसके अलावा यहाँ पर प्रतिकूल परिस्थितियों, जैसे अगर सूखा पड़ गया है ना, ठंड लग गई ठंड पड़ गई तो इसमें पौधे की रक्षा करता है। तो सूखा भी एक प्रतिकूल परिस्थिति है ना, तो तनाव वाली स्थिति आ जाएगी। तो वो क्या कर रहा है एबिसिक एसिड? वो आपके पादप के स्ट्रोमेटा को बंद कर रहा है जिससे जल हानि नहीं हो रही है। तो वो जो सूखा जैसा जो इस तरीके का वातावरण बना हुआ है इसमें पादप अपने आप को जीवित रख सकता है। तो ये तनाव स्थिति में क्या करा इसने? तनाव वाली स्थिति में उस पादप को जीवित रखा, इसलिए हम इसको तनाव हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं। और इसके एग्जाम्पल में आपका वही है एबिसिक एसिड। तो यहाँ पर भी आप डायग्राम देख सकते हैं स्ट्रोमेटा क्लोज रखने के लिए जिससे वाटर लॉस कम हो सके। इसके अलावा सीड डोरमेंसी सुप्त अवस्था, ठीक है, बीज की सुप्त अवस्था के लिए, है ना। तो ये सारे के सारे आप क्या देख सकते हो इसके यहाँ पर काम होते हैं। आगे देखिए, आगे जो हार्मोन्स होता है उसका नाम है फ्लोरिजिन। अगर फ्लोरिजिन नाम देखोगे तो फ्लोरिजिन यानी कि फ्लावर, है ना, फ्लो फ्लावर, तो आप देखोगे इसका काम है पौधों में फूलों के निर्माण को प्रेरित करता है। तो किसी भी पादप में अगर फूल का निर्माण हो रहा है तो उस पादप में कौन सा हार्मोन उपस्थित है? उसमें जो उपस्थित है वो फ्लोरिजिन हार्मोन्स है। इसके अलावा पत्तियों के में निर्मित होकर के संवहनी ऊतकों के माध्यम से मेरिस्टेमेटिक तक पहुंचना, अलग दिन की लंबाई के अनुसार फूलों की वृद्धि को नियंत्रित करना। इसके अलावा यह जीन आधारित प्रोटीन एफटी प्रोटीन यानी कि फ्लावरिंग लोटस टी के रूप में कार्य करता है। इसके एग्जाम्पल में आपका एफटी प्रोटीन है जिसे फ्लावरिंग लोटस टी के रूप में भी जाना जाता है। अब देखो इसमें मुख्य कार्य आप देखोगे फूलों के, जो पादपों में फूल लग रहे हैं वो आपके इस हार्मोन्स के द्वारा लग रहे हैं। उसके अलावा दिन की लंबाई किस तरीके से, उस अनुसार फूल की क्या लंबाई होनी चाहिए, ये इसका काम होगा। तो ये सारे आपके किसके काम है? आपके फ्लोरिजिन हार्मोन्स के। उसके अलावा पत्तियों में निर्मित जो भी आपके संवहनी ऊतक है, संवहनी जाइलम और फ्लोएम है, उसको मेरिस्टम भाग तक पहुंचाने का काम भी आपका किसका है? फ्लोरिजिन का ही होता है। क्लियर? तो ये आपको नाम से याद रखना है, फूलों के निर्माण के लिए जिम्मेदार होता है फ्लोरिजिन हार्मोन। उसके बाद अगला जो हार्मोन्स होता है जिसे हम यहाँ पर ट्रोमेटिन हार्मोन्स कहते हैं।
तो ये क्रोमेटिन हार्मोन्स एक प्रकार का हम कह रहे हैं पादप हार्मोन्स है, और ये पौधों में घाव भरने से जुड़ा हार्मोन्स है। यह तब सक्रिय होगा जब पौधे की कोशिका किसी चोट, कटाव या बाहरी क्षति का सामना करती है। कभी आपने आसपास देखा है किसी पादप का कोई भाग छिल जाता है और कुछ टाइम वो भाग भर भी जाता है, ठीक। तो उसी तरीके से पादप में ये जो आपका क्रोमेटिन हार्मोन्स होता है ये घावों को भरने के लिए जिम्मेदार होता है। क्लियर? तो यहाँ पर पौधों में घाव भरने की प्रक्रिया को तेज करेगा। कैसे भरेगा? कोशिका विभाजन, ऊतक पुनर्योजन को बढ़ावा देगा और तनाव के दौरान पौधे की सुरक्षा भी करता है, और इसके एग्जाम्पल में क्रोमेटिन। तो टोटल मिला करके पौधों में किसी भी प्रकार के अंगों के पुनः निर्माण के लिए या उस पौधों में किसी भी प्रकार के घाव को भरने के लिए जिम्मेदार होता है पादप हार्मोन क्रोमेटिन। तो आप देख सकते हो माना बात, ये पादप का आधा पत्ती का भाग टूट गया तो इसको वापस से पुनः बनाने का काम आपका क्रोमेटिन करेगा। या आप देख सकते हो यहाँ पर कोई भाग टूटा है तो उसको बनाने के लिए जो हार्मोन जिम्मेदार है वो क्रोमेटिन हार्मोन्स है। तो इस तरीके से आज के इस क्लास में आपने जाना पादप हार्मोन्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और उनके क्या क्या कार्य होंगे और क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से पादप हार्मोन के बारे में पता चल गया होगा। और इसी तरीके से अगर आप वीडियोस चाहते हो तो आप सभी के सभी इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और साथ ही साथ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको आज के इस वीडियो में क्या अच्छा लगा और अगली जो वीडियो आए वो आपके लिए कौन से टॉपिक में आए जिसके बारे में आप जानना चाहते हो। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अब मिलते हैं आप सभी से दूसरी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।